नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। शिमला के उपनगर संजौली में स्थित अवैध मस्जिद को लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है। सबकी निगाहें एक्चुअल में शनिवार को जो नगर निगम के आयुक्त हैं, उनकी कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस पर टिकी हुई थी और लोगों को ये उम्मीद थी कि आयुक्त इस पर कोई फैसला सुनाएंगे। वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई माकूल दस्तावेज या जवाब नहीं देने की स्थिति में जो हिंदू संगठन है, और केवल हिंदू संगठनों तक ये मामला अब रह नहीं गया है। जब राज्य सरकार का खुद का एक मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर के इस मस्जिद को अवैध बता रहा हो और मुख्यमंत्री से उसे गिराए जाने की मांग कर रहा हो, तब केवल हिंदू संगठनों का मामला नहीं रह गया है। और रविवार को, बुधवार को जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिला और लोग सड़कों पर उतरे, उसके बाद तो अब किसी को कोई शक शुबा नहीं है, कोई संदेह भी नहीं रह गया है कि ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और केवल शिमला तक सीमित नहीं रह गया है, केवल संजौली तक सीमित नहीं रह गया है जहां पर ये अवैध मस्जिद और इसका निर्माण किया गया है, बल्कि ये अब हिमाचल की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। और जिस तरीके से लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, वो भी ये इंगित करता है कि इस पूरे प्रकरण में हिमाचल प्रदेश सरकार और वहाँ के प्रशासन की जो ढीलम ढाली का रवैया है, इसके भी दूरगामी सियासी परिणाम होंगे। और इसको ऐसा नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार समझ नहीं रही है या जान नहीं रही है, उसको भी इसकी सीरियसनेस का अंदाजा है। अपनी ही सरकार का अगर मंत्री और कुछ दूसरे सदस्य, जिनमें शिमला के भी एमएलए शामिल हैं, एक दूसरे एमएलए शामिल हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा मामला सदन में उठाया, खास तौर से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए, और इस अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की, उससे ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने कहा था कि शनिवार को नगर निगम के आयुक्त ने इस मामले की सुनवाई की थी। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि से दस्तावेज वगैरह जमा करने के लिए कहा था, वो उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। उन्होंने समय मांगा और उनको समय कब तक का दे दिया गया? 5 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया। और ये चीज लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो हिंदू संगठन है, उन्होंने 11 सितंबर की कॉल दे दी है, फिर से संजौली की तरफ कूच करने का उन्होंने आह्वान कर दिया है। जो शिमला से खबर आई है, वो ये है कि हिंदू जागरण मंच का जो सोशल मीडिया पेज है, उस पर ये आह्वान किया गया है कि 11 सितंबर को सिंजौली में कूच करेंगे और वहां पर वो प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग जो है सामने रखेंगे। अब इन स्थितियों परिस्थितियों में सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक एक ऐसा पहाड़ी राज्य, जो आमतौर पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है और जहां कभी भी इस तरह की चीजें देखने सुनने को मिली ही नहीं है, वहां अचानक ये चीजें कैसे सामने आनी शुरू हो गई और लोग किसी मस्जिद विशेष को लेकर के सड़कों पर उबलते हुए दिखाई क्यों देने लगे हैं? वैसे तो अगर हम इस पूरे प्रकरण को आसानी से समझें, और ये पूरा घटनाक्रम कब से शुरू हुआ है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, पर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में अगर बद्रीनाथ में
मस्जिद खड़ी कर दी जाए, अगर उत्तराखंड के निचले हिस्सों में हल्द्वानी से लेकर के तमाम जगहों पर रेलवे ट्रैक के आसपास अचानक रातों रात और कुछ ही महीनों और कुछ ही सालों में झोंपड़ियों का और उपनगर का पूरा जाल बिछ जाए और वहां पर शासन प्रशासन को उन्हें हटाने में पसीने आने लगें, तब आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो पहाड़ी राज्य हैं, जिनको हम देव स्थान कहते हैं, देव भूमि कहते हैं, अब वहां भी धीरे धीरे ही सही इन लोगों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इनमें रोहिंग्या भी हैं जिनको वहां ले जाकर के बसाया जा रहा है। इनमें अलग अलग शहरों और प्रांतों के लोग भी हैं जो सपरिवार वहां जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। वहां पर पहले झोंपड़ियों से उनका बसना शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो पक्के घरों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और फिर इनको हटाना कितना मुश्किल है, ये हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों से और रुख से देख चुके हैं। हल्द्वानी में जब वो 50-55 हजार घरों को हटाने की बात आई, परिवारों को वहां से बेदखल करने की बात आई, तो कोर्ट ने कह दिया कि पहले सरकार इनको दूसरी जगह बसाने के बारे में सोचे और तब रेलवे की जमीन को खाली कराए। और जो कुछ हम इस समय संजौली में, शिमला में और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, विधानसभा के बाहर नज़ारा देख रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, सियासत देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उनके ऊपर बर्बरता की गई है, उनके घरों में घुस करके हमले किए गए हैं और वहां से जिस तरह के वीडियोस आए हैं, फुटेज आए हैं, विजुअल्स आए हैं, उनका अब प्रभाव भारत के भीतर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा प्रकरण है संजौली मस्जिद वाला, शिमला के उपनगर में जो स्थित है, ये सामने ना आता, किसी को पता नहीं चलता कि साहब अगर आपको एक मंजिल की इजाजत मिली है नगर निगम से कि एक मंजिल तक आप मस्जिद का निर्माण कर लीजिए और 4-5 मंजिल तक ये खड़ी कर दी गई, तो इसका संभवतः किसी को पता ही नहीं चलता। ये घटना एक्चुअल में जो घटी है वो 30 अगस्त को एक घटना घटी है। विक्रम सिंह जो 37 साल के हैं, वो मलियाना इलाके में अपनी अपनी जो दुकान थी उसको बंद करके जा रहे थे और रास्ते में, और दुकान भी क्या थी, लोक मित्र केंद्र में काम करते थे, उसको बंद करके ये वापस घर जा रहे थे। 30 अगस्त की रात की घटना है। तो कुछ लड़के शोर मचा रहे थे, उनको जब इन्होंने चुप रहने के लिए कहा तो इन पर अचानक से अटैक कर दिया गया। और ये अटैक करने वाले कौन थे, जिनकी बाद में पहचान हुई और जो नामजद भी किए गए, 6 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक गुलनवाज है जिसकी उम्र 32 साल है, एक सारिक है जो 20 साल का है, सैफ अली है जो 23 साल का है, रिहान है जो 17 साल का है, समीर है जो 17 साल का है और एक रोहित है इनके साथ रहने वाला जिसकी उम्र 23 साल है। इनमें से रिहान उत्तराखंड का रहने वाला है और जो ये बाकी के 5 लोग हैं, ये सब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसमें हत्या के प्रयास की धारा भी अब जोड़ी जा रही है। पुलिस ने शुरू में कहा था कि ये तो दुकानदार और जो बाहरी पर्यटक हैं या जो बाहर
के लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके बीच का झगड़ा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे और उनका ये कहना था कि जब से ये संजौली में मस्जिद का निर्माण हुआ है और कई मंजिला मस्जिद बन गई है, संजौली बाज़ार एक बहुत ही घना और संकरा है, मतलब सड़क वहाँ की बहुत संकरी है। तो वहाँ पहले से ही दिक्कतें थी आने-जाने में, व्हीकल्स के गुज़रने में। जब से ये मस्जिद का निर्माण हुआ है, तब से वहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये कहना है और जो मंत्री सदन में खड़े होकर के बात कर रहे थे, राणा अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री, उनका कहना है कि तब से तो यहाँ चोरी-चकारी बढ़ गई, छेड़छाड़ बढ़ गई, महिलाओं का निकलना दूभर हो गया और लव जिहाद के किस्से भी अब वहाँ से आने शुरू हो चुके हैं। अब तो ये माँग की जा रही है एक्चुअल में कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर वो काम करने के लिए भी आ रहे हैं, तो उनका ठीक तरीके से वेरिफ़िकेशन हो, इसकी व्यवस्था सरकार करे और कड़ाई से इसका पालन किया जाए। ये भी चिंता ज़ाहिर की गई है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में संख्या लगातार बाहर के लोगों की बढ़ती जा रही है, माहौल खराब होता जा रहा है और ये जो मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद ही एक्चुअल में रविवार को मस्जिद के सामने लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और इसका नेतृत्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने किया। वहां पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने किसी तरीके से समझा बुझा करके लोगों को उनके घर भेजा, लेकिन बुधवार को ये मामला सदन में उठा और सदन में उठाने वाले जो हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए नियम 62 के तहत ये मामला उठा। जो चौपाल से एमएलए हैं बलबीर वर्मा और जो शिमला के एमएलए हैं हरीश जनार्थ, इन्होंने ये मामला उठाया और जो राणा अनिरुद्ध सिंह हैं, ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं और जाहिर है कांग्रेस के हैं, तभी तो मंत्री हैं। उन्होंने जो है, जब ये पूरा मामला उठाया और मुख्यमंत्री से कहा कि अवैध मस्जिद को गिराइए, अगर ये 1 मंजिल तक ही निर्माण का आदेश मिला था, अनुमति मिली थी, तो ये 5 मंजिल तक कैसे बन गई? और ये मामला एक्चुअल में कई साल से इसकी सुनवाई चल रही है। 30 से ज़्यादा पेशी हो चुकी है। नगर निगम में, आयुक्त की कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। इस बीच भी अगर इसमें निर्माण कार्य चलता रहा, तो ये कैसे हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये बहुत सारे सवाल उठे और पहली बार सदन के भीतर कांग्रेस का मंत्री इस सवाल को खड़ा कर रहा है और विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मेजें थपथपा करके उनका अभिनंदन करते हुए दिखाई दिए। सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? इस मामले की जो सुनवाई चल रही थी नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में, वहां पर जो आदमी आकर के पैरवी कर रहा था मस्जिद की तरफ से, उसका कुछ लेना देना ही नहीं था इस मस्जिद से। उसका कोई मालिकाना मामला ही नहीं था, हक ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था, फिर भी वो पैरवी कर रहा था। उसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे। बाद में ये मामला इस मामले में वक्फ को पार्टी बनाया गया और अब वक्फ के पास भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो खबरों में आ रही हैं, जो मीडिया में आ रही हैं, वक्फ के पास भी इसका कोई ख़ास दस्तावेज नहीं है, प्रमाण नहीं है और कुल मिलाकर के जो जानकारी मिली है 6357 वर्ग फुट में ये अवैध निर्माण हो चुका है। और चूंकि मुख्यमंत्री पर, सरकार पर एक प्रेशर था कि इसको हटवाया जाए, जितना अवैध निर्माण हुआ है उसको गिराया जाए, जो वहाँ एक न्यूसेंस क्रिएट हो रही है पूरे संजौली क्षेत्र में, जिसकी वजह से एक तनाव पैदा हो गया है, उसको कम करने का प्रयास किया जाए।
लेकिन जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, जैसे ही मंत्री का विधानसभा में बयान आया, वैसे ही हैदराबाद से एआईएम के जो अपने असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे कर दिया, ये कहते हुए कि साहब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब ये मामला उन्होंने उठा दिया, तो अब इस बात की पुष्टि तो हुई नहीं है, लेकिन बताते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोई फोन कॉल गया और उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए। दिशा निर्देश क्या हो सकते हैं? दिशा निर्देश यही हो सकते हैं कि अभी मस्जिद को ना छेड़ा जाए, अभी जो अवैध निर्माण हुआ है उसको ना गिराया जाए, इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए, इसको ठंडे बस्ते में डाला जाए, अभी तुरंत-फुरत में कोई फैसला ना किया जाए, वरना नगर निगम के आयुक्त सीधे अगली सुनवाई 5 अक्टूबर के लिए क्यों टाल देते? अभी अगर बुधवार को इसकी सुनवाई होनी थी, 9 सितंबर को अगर सुनवाई, एक दिन पहले इसकी सुनवाई होनी थी शनिवार को, तो फिर इसको अक्टूबर तक टालने की क्या जरूरत थी? फैसला लेते, जनाक्रोश को देखते हुए और अपनी ही पार्टी के भीतर इसका विरोध को देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस चीज को लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं तो यहां तक शुरू हो गई है कि साहब सरकार पर भी संकट आ सकता है, ये ऐसा मसला है। जो इस संजौली मस्जिद के मौलवी हैं, शहजाद इमाम, उनका भी तर्क सामने आया है, उनका भी स्पष्टीकरण सामने आया है। वो कह रहे हैं कि साहब पहले ये मस्जिद छोटी थी, लेकिन 1947 से पहले की थी। 2007 के बाद इसमें कुछ बदलाव शुरू हुए, यानी कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो शुरू हुए, और ये दावा कर रहे हैं कि 2015 के बाद तो यहाँ कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। चूंकि मामला नगर निगम के आयुक्त के पास लंबित है, वहां सुनवाई चल रही है और अब वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो हमने उसके बाद यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है। अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, जयराम रमेश, उनका कहना ये है कि साहब अगर सरकार का मंत्री ही मस्जिद को अवैध बता रहा है, तो अवैध जितना भी हिस्सा है उसको गिराया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो बदलती हुई डेमोग्राफी है, उस पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है और ये मामला सांप्रदायिक तो है ही नहीं, जिसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जा रहा है। ये गलत और सही का मामला है। इसी तरीके से जो मंत्री हैं राणा अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये मस्जिद मंदिर का मामला नहीं है, ये वैध और अवैध मामला है और इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला एक्चुअल में अब तूल पकड़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीतिक समीक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना ये है कि ये जितना भी मामला तूल पकड़ रहा है, इसकी वजह केवल इतनी भर नहीं है जो दिखाई दे रही है। हिंदुओं में एक गुस्सा है, उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और ये गुस्सा बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ क्रूरता और बर्बरता हुई है, जिस तरीके से वहां से रोजाना खबरें आ रही हैं कि जो हिंदू वरिष्ठ पदों पर है उनके जबरन इस्तीफे लिखवाए जा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उसका रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये प्रकरण तो है ही, मस्जिद तो अवैध है ही। अब 11 सितंबर का आह्वान किया गया है संजौली कूच का। देखना होगा कि सुखविंदर सुक्खू सरकार कैसे इन चीज़ों को हैंडल करती है। लेकिन अभी जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तो मैं नहीं कहता, लेकिन हरियाणा में भी इस प्रकरण का और इन खबरों का कोई ना कोई इम्पैक्ट, प्रभाव आपको
होता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।